हेलो प्यारे बच्चों, मैं माही सर आप सभी का ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत है। फटाफट बच्चा लोग पढ़ी जब जुड़ जाएंगे और देखेंगे आज का सेशन, क्योंकि इससे पहले वाला सेशन दोस्त हम लोग कर चुके हैं। कौन सा? जूठन का फर्स्ट पार्ट। जूठन का फर्स्ट पार्ट जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, जिसमें देखे थे कि लेखक परिचय, उसके बाद जूठन चैप्टर का दूसरा भाग में चल रहे थे दोस्त, और उसका लगभग आधा हम लोग पढ़ चुके थे, आधा से कम पढ़ चुके थे, यानी कह सकते हो एक पार्ट हो चुका है। जूठन का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर का हम लोग सेकेंड लेक्चर या सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आज। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास, और बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे बारीकी से। मैं आप सभी से ये दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि जब ये पूरे लेक्चर को आप देख लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं रुकेगी, सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, पूरी तरह छोटे का रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, दोनों के क्षेत्र में आपका होगा बल्ले बल्ले बल्ले। जैसे शुरुआत किया जाए क्या, तो पार्ट 2 यहां से शुरू होगा दोस्त। यहां से आपका क्या होगा भाई? पार्ट 2 होगा। ओके, यहां से तो कैसे? तो जैसा कि हम लोग सभी जानते थे कि जब भी कोई गांव में आता था बाराती वगैरह, बड़े बड़े लोगों के यहाँ जब बाराती आते थे, तो बाराती जब खाना खाए तो जो कुछ भी छूट जाता था तो उसे एकत्रित करके सभी पत्तों को अपनी टोकरी में रख के लाते थे, और उसे जूठन निकालकर वो महीनों महीनों भर खाते थे। कौन? वाल्मीकि, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पूरे परिवार। ओके दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग अभी आज देखने वाले हैं। ठीक है, उसी के बारे में देखने वाले हैं। एक मिनट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे बोल रहा है। क्या वही बोल रहा था, भुक्खर लोग आ गए तो सारा चट कर जाते थे। उसका जो बड़े ही, जो हमारे उनके बुजुर्ग थे, उसको बड़ा ही बूढ़े बड़े बुजुर्ग जो है उस बराती का जिक्र किया करते थे अपने लहजा में, अपने शब्दों में। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। बोला कि पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। भाई जब वो पूरी वगैरह निकालने के बाद उसे क्या करता था? चारपाई पे लाया, उसपे कपड़ा बिछा दिया, कपड़ा बिछाने के बाद उस पूरी को क्या करता? सुखाया जाता था। देखिए, अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था। वाल्मीकि जी बोलते हैं क्या, उस पूरी को जोगने के लिए, देखने के लिए, रखवाली करने के लिए, ताकि वहां पर जो है कि पक्षी वगैरह, कौवा वगैरह, या फिर मान के चलिए कुत्ता वगैरह खा ले पूरी को। इसीलिए, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे, मतलब दौड़ते थे खाने के लिए। जरा सी आंख बची की पूरियां साफ, इसीलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। देखिए, वो जो पूरी को सुखाया गया, बरसात के दिनों में वो पूरी को क्या करता था? पानी में भिगो कर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों को बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। उसी को उबालकर उसके ऊपर मिर्च और नमक डाल के खाता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था। लुगदी जैसा, गुड़ डाल दिया, इसमें गुड़ दिया, लुगदी सा बन जाता पानी डाल के, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। सभी लोग बड़े चाव से खाते थे, बड़े हो या छोटे हो, बच्चा हो, हर कोई चाव से खाता था दोस्त। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूं, अर्थात जब ओम प्रकाश वाल्मीकि अर्थात लेखक जब सोचता है, तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं कि वो क्या दिन था। रोम रोम जो है खड़ा हो जाता है इनका, कांपने लगता है कि भाई एक समय वैसा भी था। उस दौर से गुजरे कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन उस दौर से गुजरा हुआ। उनके पूरे परिवार को इतना कष्ट सहना पड़ता था। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन थी। भाई दिन रात काम करते थे दूसरों के यहाँ भी जाकर, लेकिन उसके बदले इसको क्या मिलता था? सिर्फ और सिर्फ जूठन। क्या मिलता था? जूठन। क्या ये जूठन के लायक था? क्या इसका काम इतना ही, इसका काम का कोई मोल नहीं था, कोई मूल्य नहीं था? उसके बदले सिर्फ जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, फिर भी उनको जूठन मिलता था। उनके परिवार को कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने तागांव
त्यागियों जिसको बोलते हैं के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। बोलता है क्या, तागाओं यानी कि त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूं तो जी मितलाने लगता है, अर्थात उसको लगता है कि जब वो सब दिन को सोचते हैं इसका जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। ये परीक्षा में पूछा जाएगा किसके, तो सुखदेव, कौन रे, सुखदेव बाबू के पोता है कौन, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है कौन भाई, सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। क्या करने के लिए, इंटरव्यू के सिलसिले में, इंटरव्यू के काम से। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका, क्या रे, रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, मतलब स्वादिष्ट है, मजेदार है, मजा आ गया, मजा आ गया आपका हाथ का खाना खा के। ठीक है, यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, समझ रहे ना, होता है ना कि बड़ा मजा आ गया, क्या बोले, कहाँ भाभी आपके हाथ रस, तो क्या बोला जाए, वो हाथ का दर्शन करना चाहते हैं और ज्यादा नहीं कुछ करना चाहते। देखो यार, खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत क्या है, जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। देखिए देखिए ध्यान से, वो सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह, ठीक है, यानी कि उसका पोता सुरेंद्र सिंह आज क्या बोल रहा है, वही सुखदेव सिंह है जो उसके पूरे परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ, ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय उनका जो अवस्था था क्या था, बचपना था, मतलब बच्चा था, छोटा था, उस छोटी सी अवस्था में उन्होंने देखा था, छोटी सी उम्र में। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई। इसकी पत्नी को क्या पता इसके दादाजी ने किया, मेरे परिवार या मेरे ससुराल वालों के साथ क्या किया, उसको क्या मालूम, वो दूसरे घर की बेटी है। लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा, चिंतित रहा। देखिए आज क्या समय आ गया, बचपन की घटनाएं स्मृति मतलब यादें का दरवाजा खटखटाने लगी। बोल रहा है क्या, सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, सोच सकते हो तब की बात है, तब की बात है दोस्त। बोलता पैदा भी नहीं हुआ था। बोल रहा है क्या, उसकी बड़ी बुआ याद रखना, बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की, ठीक है, उसकी फुआ बुआ शादी थी, उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन को से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब था गांव भर का इज्जत, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने क्या किए थे, माता और पिता ने उसके घर को घर से लेकर अंदर से लेकर बाहर तक एकदम काम किए थे पूरी तरह से, ताकि अतिथि आए, गेस्ट लोग आए तो वहां पर किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि भाई किस तरह का रहन सहन है, यहाँ साफ सफाई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं, हर चीज के लिए वो बंदोबस्त किए थे खुद से। वही बोल रहा है यहाँ पर कि मतलब गांव भर का इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी ना रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। बोलता है कि आप वाल्मीकि जी के पिता, लेखक के पिताजी ने गांव भर से जो है चारपाई वगैरह, पहले के टाइम में इतना बड़ा टेंट वगैरह, इतना जो देख रहे हो ना हाईटेक टेंट वगैरह सब नहीं हुआ करता था। एक बार कॉल किए, एकदम महल अटारी ऐसा बना दिया, टेंट एकदम सुंदर सजा दिया, है ना, इस तरह से पहले हुआ करता था। पहले क्या होता था, गाँव में जाके हम लोग कुर्सियाँ वगैरह इकट्ठा करते थे, चौकी वगैरह जो कुछ भी है, चारपाई वगैरह, ठीक है, बाल्टी वगैरह, ये सब चीजें जो होता था, गिलास वगैरह करके सभी का मतलब यूनिटी था, एकता थी। पहले का गांव का दृश्य का अलग नजारा था। आज के डेट में गांव में भी वो यूनिटी नहीं रहा, वो एकता नहीं रहा पहले का जैसा, ठीक है। अब वहां पर भी जो है उधर मुंह फुलेले है, उधर मुंह फुलेले है। यदि उसके घर में नौकरी हो गया तो उसको सर में दर्द हो गया, उधर मकान बना लिया तो उसको टेंशन हो गया, ऐसी स्थिति हो गया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कहाँ पर, गाँव में। समझ ना, वही छोटा सा 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है, उसी में सोच रहा है कि हम 2 बित्ता दाब लें, उसको मार लें, इसको पीट लें। इसी में जो है गांव का जो है नजारा एकदम पूरी तरह से बदल चुका है। मजा आता था गांव में जब जाते, किसी के भी गांव में, हर गांव की वही स्थिति हो गई भाई आज के डेट में। तो वैसे जी पहले हुआ करता था भाई। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी, यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी के जी बेटी की जो शादी थी, यानी सुरेंद्र की बुआ की जो शादी थी, उसी में बाराती लोग खाना खा रहा था। उसकी मम्मी टोकरी लेके दरवाजे पर, टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया, उसकी छोटी बहन माया
माँ से सिमटे बैठे थे, माँ के बगल में चिपक के बैठा। देखो कितना एकदम मार्मिक दृश्य, कितना एकदम मतलब लगता है कि रोना रोना आ जाएगा, कितना उसके साथ जातिया हो रहा है, समझ रहे ना, कितना भेदभाव हो रहा है। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई मिठाई और पकवाने की महक मतलब खुशबू जो आ रही है, तो वह हमें भी खाने को मिलेंगे। आहा, खाने को मिलेंगे। देखिए खाने को मिलेंगे, यहां पर सोचने वाली बात है, खाने को मिलेंगे, लेकिन काहे को मिलेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, जब जब सब खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को जब खाना हो गया समाप्त, सब बाराती चला गया, त्यागी को दलान से बाहर जाते हुए अर्थात उस घर से, उस दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, क्या रे चौधरी जी, ईब तो सब खाना खा के चले गए, आना हमारे जागतो कुछ भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो। बोला क्या, हमारे पत्तल पर भी तो कुछ दे दीजिए, तो उस पर जाकर रख के कुछ तो ले जाएंगे घर। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। बोला क्या, हम लोग भी तो इंतजार कर रहे थे, घर वाले पूरे इंतजार कर रहे थे कब चौधरी जी की लड़की का शादी होगा, तो वहां से जो जूठन मिलेगी इकट्ठा होगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, सभी परिवार खाएंगे। हम लोग भी इस शादी विवाह का इंतजार कर रहे थे, उस बाराती का आने का इंतजार कर रहे थे, जितनी बाराती आएगी उतनी जूठन मिलेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, ये जो बाराती आया था पूरी तरह से चट करके चला गया। कुछ अलग से भी तो दे दीजिए, कुछ अलग से भी तो दे दीजिए। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, क्या कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, मतलब घर वालों के लिए खाना मांग रही है, घर में ले जाने के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात मेरा चोरी। बताइए वही सुरेंद्र सिंह के दादा किस तरह से जी लेखक की माँ से बात किया था, किस तरह से जो है कि एकदम बोल सकते हो औकात वाली बात पे आ गया था। आज वही उसका पोता जो है लेखक की पत्नी के द्वारा बनाया गया खाना का क्या कर रहा है, वहां पर वाहवाही कर रहा है, समझ रहे ना, प्रशंसा कर रहा, बोल रहा है कि भाभी क्या खाना बनाए हो। बोल रहा औकात मेरा चोरी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बान आई है लेके जाने के लिए, क्या अलग से दे दो, हम लोगों का भी इंतजार था। अरे बाबा कोई खाना नहीं मिलेगा। बोलता है क्या, उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। बताओ, नम्मा में रहेगा कोई भी आदमी, 9th क्लास में हर चीज याद रहेगा। घर की आर्थिक हालात कमजोर थी उस समय, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था, पूरे सदस्य। उसकी भाभी करती थी, बड़ी बहन करती थी, दोनों भाई करता था, उसका बड़का भैया करता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया। देखो जरा सोचो, एक ये इंसान थे जिसके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थी, जो कपड़ा मिला वो पहन लिया, समझ ना, कपड़ा भी नहीं था प्रॉपर वे में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में, जो मिला वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था। किसके जिम्मे था, चूहे के जिम्मे था। गांव में जब कोई मवेशी वगैरह पशु वगैरह मर गया तो कौन उठाएगा, चूहा जाति आएगा और उसको उठा के ले जाएगा। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे, इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। जानवर को जो उठाता था मरा हुआ जानवर, उसके बदले उसको कोई भी रकम नहीं दी जाती थी, पैसा नहीं दिया जाता था। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी भाई। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। जिसकी गाय वगैरह भैंस वगैरह मर गया तो वहां पर जो आता था बोलता था, कहाँ गया, जल्दी उठा। वहां पर क्यों उठा, क्योंकि वह नहीं तो बदबू देने लगता, महकने लगता, शरीर गलने लगता गाय भैंस का, तो इसीलिए बोलता था क्या, जल्दी से उठा। फिर क्या बोल रहा है देखो, फिर क्या बोला देखिए, देर होने पर गालियां बकता था। ठीक है, जब देर होती थी तो वह गाली बकने लगता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती थी। अब भाई कोई आदमी कहीं है, कोई आदमी कहीं है, कोई आदमी कहीं और है, कोई आदमी कहीं और, सबको इकट्ठा करेगा तब न जाएगा, तो देर तो लाजमी था। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। वैसे भी देखना, बच्चा को जब उठाओगे, जब जगा हुआ बच्चा रहेगा तो कम भारी लगेगा, लेकिन जब मान कर चलो सो जाएगा तो पूरा शरीर वगैरह पूरी तरह से छोड़ देता,
तो पूरा वजन आप पे आ जाता है, ठीक है। तो वही बात है, वो मर जाता। उसके अगले अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांध कर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। आगे पीछे की रस्सी बांध दिया, बीच में फंसा दिया, ठीक है, रस्सी बांध देता था, यहाँ भी रस्सी बांध दिया, इस बीच में फंसा दिया और शुरू करता था। इधर भी पकड़ ले रहा था, इधर भी पकड़ता था। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। पैरों से रस्सी बांध देता था, बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले मात्र गालियां। बताइए उस चूहे जाति के लिए क्या क्या मिलना है? जूठन, गालियां। कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, बाप रे बाप। पोल खोल दिया यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि उन सभी जातियों का जिन्होंने उनके साथ क्या क्या तरह नाइंसाफी किया था। या पहले के जमाने में भेदभाव होता था, ऐसे ही होता था, जहां श्रम का काम कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब बोलता था, जहां पर श्रम का कोई मोल नहीं, कीमत नहीं, बल्कि निर्धनता मतलब निर्धन मतलब क्या, जिसके पास कुछ धन ना हो, इसी तरह से गरीब रहे, इसी तरह से विपत्ति में रहे, आपत्ति में रहे, कभी भी यह जो है कि पूरी तरह से संपदा इसके पास ना हो जाए, रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब बड़े बड़े जातियों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा यह क्या था, एक तो क्या था, कंस्पिरेसी था, मतलब षड्यंत्र था। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के छमरा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। याद रखना, एक पशु के खाल की कीमत कितना है, 20 से 25 रुपया। सब कमेंट में करेगा, कितना में, 20 से 25 रुपया में बिकती थी। याद रखना, 20 से 25 रुपया में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपया हाथ में आते थे, सोच सकते हो। अब फिर जाएगा, फिर मुजफ्फरनगर से आएगा, तो आते जाते भाड़ा वगैरह काट कर कितना रुपया उसको बचता था, 10 से 15 रुपया हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। उस जमाने में 10-15 रुपये भी काफी थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेघ निकालता था, मतलब कमियां ढूंढता था। बोलता था क्या, कट फट जाने पर, जैसे खाल उतारता था ना मवेशी का, जानवर का, तो उतारने क्रम में दिक्कत टूट गया, तो वहां पर जो बहुत नखरा करता था दुकानदार, बोलता था बस कटा फटा है, बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। ये सब नियम है। खाल को उतारने पर क्या लगाना पड़ता था, उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल क्या होता था, दूसरे दिन ही खाल, देखो यहाँ दोस्त, दूसरे दिन ही खाल क्या होता था भाई, दूसरे दिन ही खाल क्या होता था, दूसरे दिन खाल देखो खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगाक का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। क्या नाम था, बोलो क्या नाम था, बोला जाए तो बोलिएगा सर जी ब्रह्मदेव तगा। क्या नाम था, ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। दोस्त उठ नहीं पाया, मर गया वो बैल। और बोलता कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर दी थी, पिताजी और मुझसे बड़े भाई कौन, जनेसर, उनका बड़ा भाई का नाम क्या है, जनेसर, याद रखना जनेसर। उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया, माँ थी, मेरी बहन थी माया, और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी उस समय, ठीक है। जसवीर उन दिनों देहरादून में मामा के पास था। याद रखिए, जसवीर उस दिन कहाँ था, देहरादून में था। याद रहेगा ये चीज, याद कर लेना भाई। जसवीर कहाँ था, देहरादून में था। इसीलिए उसके पिताजी बड़का भाई भी जनेसर भी उस रोज नहीं था, रिश्तेदारी में गया था। माँ परेशान हो गई, क्योंकि वो तो आ गए ब्रह्मदेव बाबू बोलने के लिए, जाके मेरा बैल जो है मर गया है, उसका जाके वहां से हटाइए। बैल की खाल उतारने किसे भेजे, बस्ती में 1-2 लोग, मम्मी उसकी बेचैन, किसको भेजा जाए। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने का तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। बोलता लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। वही बोल रहा है यहाँ पर, जाना चाहिए, उसके साथ अकेले नहीं उतार पाएगा, चाचा से जाना पड़ेगा। मैं उस समय स्कूल में था। कहाँ था, स्कूल में था लेखक। माँ ने थक हार कर मुझे भी बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी, उसकी मम्मी ने चाहती थी, लेखक की मम्मी, कि वह भी इस काम में हाथ बटा, इस तरह के काम में
आगे आए। वह काम मुझे करना पड़ा, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले तो उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में मां नहीं थी। मां सोचती थी वो 10-15 रुपया यदि नहीं आएगा तो फिर घर बार कैसे चलेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा, हार कर मां ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। किसके साथ गया लेखक? बैल को उठाने के लिए, उसका खाल उतारने के लिए चाचा के साथ। ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मेरे चाचा सोल्लर मतलब हो गया सोलो याना क्या रे, महाकाम चोर थी। उसके चाचा जो था एकदम एक नंबर का महाकाम चोर था, पगला आदमी था। सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे। मेहनत के काम से क्या होते थे, कतराते रहते थे। कामचोर आदमी था। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बेल पर गिर दिया जंगली जानवर ना टूट पड़े। उसको लगा कि कहीं जंगली जानवर टूट पड़ेगा तो फिर जो है नहीं हो पाएगा। फिर आगे बढ़े, देखिए चाचा ने खाल उतारना शुरू की। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। उनके पिताजी बहुत कुशलता पूर्वक, बहुत ही तेजी से, निपुणता, बहुत दक्ष थे खाल उतारने में, बहुत मास्टर माइंड थे। ठीक है, मास्टर थे। और थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए ना। बोले कामचोर आदमी था, एकदम निकम्मा निठल्ला आदमी था। ठीक है, वही बोल रहे, काम ये कर दिया, थक कर बीड़ी पीने लगे। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। बोला मेरे अकेले से नहीं उतरेगी, शाम तक हो जाएगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था चाचा की हिदायत पर। मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। ऐसा लग रहा था क्या कर रहे, कहाँ आ गए हैं, आखिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन क्या किया जाए, जहां से मैं उबरना चाहता था, जिससे मैं निकलना चाहता था, हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। वो नहीं चाहते थे कभी कि जो उनके पिताजी का पेशा है खाल उतारना, चमड़ा उतारना, ठीक है, या किसी की यहाँ जो कर नौकरी वाला काम, नौकर बनना, बैल गाय भैंस का गोबर उठाना, जो भी होता है, वो काम नहीं चाहता था। लेकिन चाचा के साथ तपती दोपहरी में, एकदम कड़ाके की चिलचिलाती धूप थी, उस तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। आज भी लेखक के मन में और तन में क्या वो चीजें ताजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन से सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध लिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। चाचा जी उठा लिए सर पर। लगभग 2 मील, कितने मील की दूरी पर, 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। 2 मील की दूरी पर इनका घर था लेखक का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मतलब भारी चीज रहेगा तो क्या होगा, तुम सोचेगा जल्दी चल के चले जाए। जब धीरे धीरे जाओगे तो अधिक देर तक तुमको भारी लगेगा। वही बात यहाँ पर बोल रहा। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। इतना तेज उसका चल रहा था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। बस थोड़ा अड्डे का पहुंचे गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। वो गया, बस झटके जाकर रख दिया आगे में जाके। ठीक है, यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूं। उसके चाचा जी बोलते हैं यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। लेखक सोच रहा भाई रे भाई तो उल्टे हो गया, पहले हमको दे देता तो गाँव हमको नहीं ले जाना पड़ता। अब तो लेखक दोबारा दुविधा में फंस गया कि भाई पहले देता वहीं से, यहाँ बाहर में जाकर रख देता, हमको कोई देखता नहीं। अब बाहर तो आइए गया, हमको भरी गांव में लेके जाना पड़ेगा, सबके सामने कपर उठा के चमड़ा खाल। तो बड़ा उल्टा वाला रिएक्शन हो गया। वही बोल रहा, उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, ये चाचा हमने लगे, लेकिन वे नहीं माने। बोला हमसे नहीं जाएगा चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा। बोला क्या चाचा जी, इस बस अड्डे की भीड़ पार करा दीजिए, करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। वहीं पर स्कूल था, स्कूल का समय का छुट्टी था। ठीक है, स्कूल की छुट्टी का समय था। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे, वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। पूरा इन्होंने गिरगिराया। कौन? लेखक। चाचा जी थोड़ा देर ना, हमारा दोस्त वालों को मिल जाएगा ना, देख लेगा चमड़ा उठाते हुए सर पे। जानते हो क्या बोलेगा, ये देखो चमड़ा उठाते, हे क्या कर रहा है वहां पर, देखो वाल्मीकि। फिर हम कल जाएंगे तो हमको बहुत चिढ़ाएगा। पूरा गिरगिराया मैंने, गिरगिरा कर
ठीक है, रुआसी आवाज में चाचा से कहा था, रुआसी मतलब चाचा, ए चाचा उठा के चलिए, दोस्त लोग देख लेगा चाचा, लेकिन चाचा काहे देखेगा, किंतु वे नहीं पसीजे, काहे के लिए पसीजेंगे, नहीं बात मानी, उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था, भैया गठरी का वजन उनके वजन से क्या था, मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला मेरा ही मान जानता है। बात सही है, जब कभी भी, अब तो थोड़ा सा समय बदल गया, लेकिन हम लोग के टाइम ऐसा होता था, कुछ जैसे मान चलो लाना है, नानी के यहाँ से कुछ लाना है या किसी रिलेटिव के यहाँ से कुछ लाना है, तो उस समय क्या था, बहुत दिक्कत होती थी, समझ रहे ना, कुछ ऐसा चीज दे दिया, पोट्री दे दिया पीछे में बांध के, या पहले जो है वो जो मून सब का चलता था सिक्की वगैरह वो दे दिया बांध कर, आप उसको ले जाने में समझते हो बड़ा मुश्किल होता था। आज बकरिया बांध के देगा, जाओ बकरिया लेके, तो कितना मुश्किल होगा, बाप रे बाप, बोलेगा हमने लजबो सलाम से ही तो समझ रहे ना। तो ये सब था। खैर आज के डेट का लड़का की बातें छोड़ दीजिए, आप लोग का, आप लोग को तो हाथ में नमक ले जाने में, नमक ले जाने में दिक्कतें होता है। आपको लगता है कि बाप रे बाप हम नमक ले जा रहा है, कहीं हमारा देख रहा होगा तो है, देखो नमक लेके जा रहा है, फलनामा, ए राकेश नमक लेके जा रहा है, देखो देखो, अरे बाबा उतना फुर्सत नहीं है किसी को आज के डेट में। और दूसरा क्या बोलता, उतना दिमाग मत लगाओ, वही बोल रहा है, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, वही बोल रहा है, कोई देख ना ले, यही भय क्या कर रहा है, वही बोल रहा है, कोई देख ना ले, यही भय जो बउआ जी इसको क्या कर रहा है, बहुत सता रहा है, किसको, लेखक। फिर आगे बोल रहा है क्या, कोई सहपाठी ना मिल जा, अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा, घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई, लग रहा था कि आप गिर गया, गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था, बस्ती तक पहुंचने के लिए मुझे उस हालत में देखकर मां रो पड़ी थी। आहा, कि एक छोटा सा बच्चा जिसे मैं घसीटना नहीं जाता था इस काम में, आज देखिए इस बालक के साथ क्या हो रहा, रो पड़ रही थी, मां सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, ठीक है, कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज मां से कहा था, इनसे ये ना कराओ प्लीज मां, ए मां इसे मत कराओ, इनसे ये सब चीज भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। लेखक को भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए क्या है, अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी, आखिर लाखों जो दलित लोग, मतलब जो है कि सबसे एकदम अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा, समझ रहे हो ना, जो है कि वो क्या है, उसी दलदल में फंसे हुए, वही बोल रहा है क्या, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौने जिंदगी को जी रहे। कौन, हरिजन समुदाय के लोग, या फिर बोल सकते हो दलित समुदाय के लोग आज भी उस घिनौने कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, जो कि समाज की नजर में क्या सबसे छोटा काम, यदि अच्छा काम होता तो घिनौना काम होता ही नहीं। हालांकि मवेशी मरा, उसको बाहर फेंक रहा, ले जाके उसको चमड़ा को बेच रहा था, कोई खराब काम नहीं हुआ, लेकिन समाज की नजर में क्या है सबसे घिनौना काम है, भी ठीक है, खराब काम तो है, लेकिन समाज में उसका नाम क्या दिया, घिनौना काम। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा हूँ, और चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज पूरी तरह से टॉपिक क्या आया होगा, समझ में आया होगा। इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव, पहले मैं यहाँ से कितना नंबर चैप्टर ही है, 10 नंबर, 11, 12, 13 नंबर पढ़ाऊंगा, इसी बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो टेंशन मतलब इसका ऑब्जेक्टिव और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे फिर सब्जेक्टिव करवा दूंगा, वो दिया जाएगा चैप्टर वाइज, टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे भाई, एकदम बिंदास रहो, झकास रहो, शानदार रहो, जहां भी रहो मस्ती से रहो, जबरदस्त रहो, आबाद रहो, ओके। उम्मीद करता हूँ चैप्टर अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट कीजिए, ठीक है बच्चों, ताकि मैं कल भी आऊँ, कोई भी छुट्टी चपाटी नो एकदम आते रहे, ओके। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की क्लास यही पर किया थी समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट डे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विद द सेम फैकल्टी ऑन द सेम टाइम। तब तक बाय बाय, ओके, गुड नाइट, जय हिंद।